मानती हूँ, तो मैंने शिव जी भगवान का नाम है कि डिलीवरी के लिए शिकारपुर तक जाती हूँ, वहाँ पे एडमिट करती कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी फैमिली का शायद क्या होगा। और मुझे उम्मीद मेरी खत्म हो गई थी कि अब हेलो एवरीवन, अच्छा आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में अपनी एक रियल इंसिडेंट, जिसको सुनने के बाद में आप भी भगवान को मानने लग जाओगे। जो लोग कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते, हमें भगवान में विश्वास नहीं है, या चैंटिंग करना फालतू होता है, व्रत करना फालतू होता है, भगवान को रेगुलर याद करने से कुछ नहीं होता, भगवान कहीं भी नहीं होते, भगवान ऐसा होता तो अपनी रक्षा क्यों नहीं करते, भगवान ऐसा होता तो खुद के मंदिर को क्यों नहीं बचाते, उनके मंदिर में खुद की चोरी हो जाती है। तो आप सबकी इन्हीं बातों का जवाब भी दूंगी साथ साथ में इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेरी खुद की रियल लाइफ के इंसिडेंट्स, जिन्होंने मेरे जो बिलीफ था भगवान के प्रति उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। ये सब कैसे हुआ, मुझे क्यों फेथ हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी सबकी आस्थाएं टूटने लगती हैं। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि हम हारने लगते हैं, थकने लगते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये सब जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, ये हमारे भले के लिए हुआ था, और जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे थे एक्चुअली वो चीज़ हमारी थी ही नहीं। उसके बदले भगवान हमें इतना कुछ देते हैं कि हमें बस यकीन नहीं होता, और फिर हम उनकी प्लानिंग को जब शुरू से आखिर तक देखते हैं तो समझ में आता है कि ये सब होना हमारे साथ में कितना ज़रूरी था। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आपके साथ में अपने रियल लाइफ की ऐसे ही एक इंसिडेंट। बात है कोविड के 2020 की, जब कोविड की फर्स्ट लहर चल रही थी, और वो वाली हालत थी कि उस टाइम पे कोई इंसान भी जिंदा नहीं बच पा रहा था। कोविड में लोगों की हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करते थे। अब ऐसे में मेरे साथ में हुई बहुत अलग बातें। क्या हुआ कि मुझे जुलाई में पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं एक्चुअली एक स्कूल चलाती थी और मेरा जो स्कूल था वो बंद हो चुका था। मैं स्कूल चलाती थी अपना, तो उसके बाद वो कोविड में बंद हुआ। तो मुझे लगा पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। मैंने बहुत मेहनत की, मेरी कम से कम 10 साल की मेहनत उस स्कूल को बनाने में और चलाने में लगी थी। उसके बाद क्या होता है कि सडनली मुझे पता लगता है कि मुझे प्रेगनेंसी स्टे कर गई है, और ये प्रेगनेंसी पूरी 5 महीने की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मुझे प्रेगनेंसी है या मुझे बेबी आने वाला है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थी। कुछ सिम्टम थे, क्योंकि कोविड था तो घर के बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते थे, मैं भी नहीं जा पा रही थी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, कुछ कुछ सिम्टम हो रहे थे मेरे साथ में। लेकिन मैंने सोचा, क्योंकि उससे पहले मुझे थायराइड भी था, और थायराइड की जितनी भी मेडिसिन थी मैं वो सारी मेडिसिन आयुर्वेदिक लेती थी, पतंजलि वाली। लेकिन जब सेंटर बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया मार्केट, तो वो मेडिसिन मिलनी बंद हो गई और मैंने सिंथेटिक हार्मोन को लेना शुरू कर दिया। अब आती है कि मेरे साथ ऐसे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था जो मैं भगवान में इतना ज़्यादा फेथ करने लगी, और मुझे भगवान पे मेरा जो ट्रस्ट था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। धीरे धीरे क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपसेट थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो जब 5वां महीना मुझे स्टार्ट हुआ तो मैं वेट कर रही थी अपने पीरियड्स के आने का। मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे, और जब मेरी प्रेगनेंसी थी उससे पहले क्या हुआ था, जुलाई में मुझे कंफर्म हुआ कि अगस्त के फर्स्ट वीक में मुझे कंफर्म हुआ कि इट इज़ ए प्रेगनेंसी। एंड मार्च के मंथ में मुझे पीरियड्स आए, मुझे अप्रैल के मंथ में पीरियड नहीं आए थे, और मई में नहीं आए थे। तो हुआ ये था कि जून के मंथ में पूरे महीने मुझे ब्लीडिंग चलती रही थी। पूरे महीने इतनी ब्लीडिंग थी कि मैं थक गई थी, चेंज कर करके भी बहुत भयानक वाला फ्लो था। तो मुझे नहीं पता मेरी बेटी कैसे स्टे कर गई, और 5वां महीना था जब मुझे पता चला कि मेरे पेट में बेबी है। बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, मैं शॉक्ड थी कि इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद, इतना फ्लो होने के बाद में भी ये बेबी कैसे स्टे कर गई। और जब मैंने पीरियड्स को लेकर डॉक्टर से बात की थी कि मुझे 1 मंथ से ब्लीडिंग नहीं खत्म हो रही है, मुझे क्यों इतने पीरियड्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था हो सकता है टेंशन से आ रहे हो, या फिर आप जैसे नेचुरल वे में अपना ट्रीटमेंट लेते थे थायराइड का, अब आपने सिंथेटिक हार्मोन लेना शुरू कर दिया, तो हो सकता है उसके कारण से हो गया हो। मैं एग्री थी, मैंने कहा हो सकता है भाई ऐसा भी हो, है ना, डॉक्टर से बहस नहीं कर सकते। एंड देखिए डॉक्टर की अपनी कैलकुलेशन होती है जो उन्होंने मुझे बताई। अब क्या होता है कि मैं जब उसके बाद थोड़ा सा मैं डेस्परेट हो गई कि मुझे पहले से ट्विंस बेबी थे, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे तो उस टाइम पे मेरे बड़े बच्चों की एज थी 5 to 6 ईयर के अराउंड। अब मुझे ऐसे में बेबी नहीं चाहिए था, क्योंकि क्या था कि मुझे पहले डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी और मैं बहुत डरी थी, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मुझे कहा भी था कि अब आपको बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है, आप इन बच्चे आपके ट्विंस हैं इनके साथ में खुश रहो। और क्योंकि मुझे शादी के 5 साल बाद पहले बच्चे हुए,
तो मुझे भी लगता था भाई अभी ठीक है, एक बेटा एक बेटी हो गए, ठीक है, छोटा सा परिवार बन गया, बात खत्म, आगे मुझे कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना है। जब इस प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता चला तो मैंने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराया कंफर्मेशन के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका बेबी है, 5 मंथ का है, बिल्कुल सुरक्षित बच्चा है। क्योंकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं ये बेबी को कुछ हो ना, या ये पूरी तरह से ग्रोथ ना ले पाए, हो सकता है मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी ना हो या फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी ना हो पाए। तो मेरे मन में जो भी डर थे, डॉक्टर ने कहा नहीं, बच्चा एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है, बहुत अच्छा बच्चा है, एकदम स्वस्थ बच्चा है। जेंडर जानने की मैंने कोशिश भी नहीं की, एंड कोई भी नहीं करता, और इंडिया में तो अलाउड भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मेरा टाइम निकल गया। अब उस बीच में क्या होता है, उस टाइम पे मैं ट्यूशन्स क्लास देती थी सबको। तो जब मैं ट्यूशन्स देती थी तो मेरे कुछ अमाउंट मेरे ही पास के पड़ोसियों के पास में बहुत अच्छा इकट्ठा हो रहा था। इट्स नियर अराउंड 5 to 6,000 रुपीज़ और समथिंग 10,000 के लगभग मेरा अमाउंट आना था। तो मैंने अपने उन पड़ोसी ने मुझे कहा कि भाई जब तुम्हारी डिलीवरी का टाइम आएगा तो हम तुम्हें पेमेंट दे देंगे। मुझे भी लगा कि भाई हाँ, अगर घर में आ गया तो हो सकता है मैं खर्च कर दूँ, खर्च हो जाएगी किसी भी तरह से, ऐसे करते हैं। और क्योंकि मुझे डॉक्टर ने, जब मेरी प्रेगनेंसी स्टे की थी, मुझसे डॉक्टर ने कहा था कि आपको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है नॉर्मल डिलीवरी की। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि मेरा जब लास्ट अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गई डॉक्टर के पास में एक दिन, तो मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड होने वाला था। अब मैं परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। क्या था कि ज़्यादा अलाउड नहीं था, घर से बाहर नहीं जा सकते थे, और मैं एक गाँव में रहती थी जो गाँव शहर से बहुत दूरी पे था, ये काफ़ी दूर पड़ता था शहर से। तो जिस सिटी में मुझे डिलीवरी के लिए जाना था वो मेरे गांव से कम 28 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो ये लास्ट अल्ट्रासाउंड था, तो मेरे पास में कस्बा पड़ता था, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं थी। तो मुझे लगा कि चलो मैं जाके शहर में जाके करा लूँ। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे बच्चे उस टाइम पे बहुत छोटे, एंड जब मेरा 7th मंथ लगा था, तो 7th मंथ, जब मैंने बताया आपको कि 5th मंथ में मुझे पता चलता है कि मेरी बेबी है, एंड मैं उसके बाद में प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देती हूँ कि बच्चा है तो उस हिसाब से मुझे रहना चाहिए। अब जब सितंबर का मंथ आया था, तो सितंबर के मंथ में मुझे कोविड हो गया, और मुझे कोविड हो गया, मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया, लेकिन मेरे दोनों बच्चे ठीक थे, उनको कोविड नहीं हुआ। मुझे बड़ी टेंशन हुई जब मैं एक CHC में पहुंची थी अपना चेकअप कराने नॉर्मली। तो डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाया था कि उस टाइम पे मेरी सांसें बहुत ज़्यादा फूली हुई थी, और उन्होंने बताया था कि आपको कोविड है, और मेरे हस्बैंड को भी। तो मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने समहाउ होम क्वारंटाइन कर दिया, तो वो घर पे रह गए थे। लेकिन क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी थी और मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी और थायराइड भी था, तो डॉक्टर ने मुझे एक वहाँ पे सेंटर बनाया हुआ था, कोविड सेंटर, वहाँ पे मुझे भेज दिया 10 दिनों के लिए। अब मैं कोविड सेंटर चली गई अपने दोनों बच्चों को छोड़ के। हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि मेरे बेबी ट्विंस है और वो फर्स्ट टाइम था, और सिर्फ वो 5 साल के बच्चे थे उस टाइम पे, और उन्हें बहुत ज़्यादा छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि 10 दिन वो पड़ोस में कैसे रहेंगे। लेकिन मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे बच्चों को रखा, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा, बहुत प्यार से 10 दिन उन्होंने रखा। अब क्या होता है, मैं कोविड सेंटर में पहुंचती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि भगवान कैसे हेल्प करते हैं, कहाँ कहाँ साथ साथ हमारे खड़े रहते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना भगवान में बिलीव नहीं, आपको अब हो जाएगा बिलीव। जब मैं कोविड सेंटर पहुंची तो मुझे तीसरे दिन के बाद डॉक्टर ने पूछा कि आपका बेबी मूव नहीं करता है, घूमता क्यों नहीं है बच्चा पेट में। तो ये वाकई में टेंशन वाली बात थी। और मेरे वार्ड में, जिस वार्ड में मैं एडमिट थी, वहाँ पे कम से कम 20 मेंबर थे, जिनमें से लास्ट में मेरे सामने तक जब 10वें दिन मुझे भेजा गया था, तो वहाँ तक कम से कम 10 लोगों की डेथ हो चुकी थी। और हालत उस टाइम पे ये थी कि एक इंसान मरता था, एक इंसान अभी थोड़ी देर पहले हमारे से बात कर रहा है, और उसके बाद पता चलता था 1 घंटे 2 घंटे के बाद या फिर नाइट में उसकी डेथ हो गई, सुबह वो इंसान है ही नहीं कहीं। तो इतना डर का माहौल उस टाइम पे था, और मुझे प्रेगनेंसी थी और मेरी बेटी पेट पे थी। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स और टीम बहुत अच्छे थे, गवर्नमेंट की तरफ से था सब कुछ उसमें, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लुक आफ्टर दी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिला बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, कि मेरे साथ भी सब बहुत अच्छे से वहाँ पे पेश आए। अब जब ये सिचुएशन मेरे साथ में हुई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में तो जब बेबी मूव नहीं कर रही थी तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, तो मुझे लेके गए। तो जो चेकअप वहाँ पे हुआ था, कम से कम उसकी प्राइस उस टाइम पे 20,000 से लेके 25,000 थी। उसे बोलते थे HD वाला अल्ट्रासाउंड होना, जिसमें बेबी की इंटरनल कंडीशन बहुत अच्छे से पता चल जाती थी। और क्योंकि मैंने बताया कोविड टाइम चल रहा था और मेरा फाइनेंस बिल्कुल मुझे परमिट नहीं कर रहा था कि मैं इतना महंगा ट्रीटमेंट ले सकूँ। इनफैक्ट मुझे ये भी डर लग रहा था उस टाइम पे कि मैं पता नहीं इस बच्चे को जन्म भी ठीक ठाक से दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मार्केट बनती फल या कोई भी सब्जी बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती थी। मैंने बताया हम गाँव में रहते थे, तो बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पा रहा था, कुछ भी अवेलेबल वहाँ पे नहीं हो पा रहा था सिवाय दूध के या फिर
डोमेस्टिक नीड्स के, वो भी फल वल तो बिल्कुल भी मिलते नहीं थे क्योंकि रेडी तक भी लगनी वहाँ पे बंद हो गई थी। और ऐसी कंडीशन में बेबी मेरे पेट में भगवान की दया से सुरक्षित था। तो मैं आपको बता रही हूँ भगवान के होने का प्रमाण। अब क्या होता है कि डॉक्टर मुझे लेके जाती हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। तो जब वो चेकअप करती हैं तो वो बताती हैं कि आपका जो बेबी है उस आपकी जो नाल है, ओवल नाल होती है, वो आपके बेबी के पैर में फंसी हुई है, जिसके कारण से आपके बेबी को दर्द होता है और मूव नहीं कर पाता। और ये बात कैसे पता चली? एचडी अल्ट्रासाउंड में। अब सोचिए अगर मुझे कोविड नहीं हुआ होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, मैं एचडी अल्ट्रासाउंड कराती ही नहीं, तो मुझे कभी पता नहीं चलता मेरा बेबी इस तरह से सफ़र कर रहा है। हो सकता है पेट में उसके साथ में कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे भगवान ने इस तरह से मेरी मदद की, क्योंकि देखो भगवान साक्षात नहीं आते, लेकिन भगवान कुछ कंडीशंस ऐसी पैदा कर देते हैं कि जिसमें हमारा हर तरह से भला छिपा होता है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इससे आगे भी होती है। आफ्टर इट मैं जाती हूँ एक और मतलब उसके बाद क्या होता है, सारा टाइम मेरा अच्छे से पूरा हो जाता है। अब आती है बात कि मैंने बताया कि मेरे पड़ोस में जो बच्चे मुझसे ट्यूशन लेते थे, अच्छा खासा 5 से 10 हज़ार के लगभग अमाउंट इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि कोविड में स्कूल बंद हो गया था तो किसी ने फीस भी नहीं दी थी। चाहे मैं हॉलीडे होमवर्क जाता था, घर पे वर्क जाता था, ऑनलाइन हम पढ़ा रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमें फीस नहीं दी थी उस टाइम पे कि भाई ये क्या कि जब स्कूल ओपन होंगे हम तभी देंगे, देखते हैं सरकार का क्या वो रहे। और अभी तो स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं। और गांव में क्या होता है, गांव में आपको स्कूल से फीस निकलवानी थोड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि गांव में पढ़ाई की फीस अगर आपको जल्दी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हर गांव में यही होता है। अब उसके बाद में मैंने जब मेरा टाइम पूरा हुआ और मेरी डिलीवरी का टाइम आने वाला था, तो मैं एक अल्ट्रासाउंड के लिए चली गई शिकार, हमारे वहाँ पे बुलंदशहर पड़ता था वहाँ पर। अब जब मैं वहाँ पे गई, पता नहीं कैसे कुछ 2 लोग मेरे पीछे पड़ गए, मैं अकेली चली गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और कोविड होने के बाद में मेरे बच्चों को इतना डर लगता था कि हमारी मम्मा कहीं हमें छोड़ के वापस से कहीं और ना चली जाएं। तो मेरे बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डर था। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इनको, मुझे वहाँ से थोड़ी सी दूर पड़ती थी, शिकारपुर करके 7 किलोमीटर दूर हमारे गांव से। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि आप मुझे बाइक पे बिठा के वहाँ तक छोड़ाओ, वहाँ से मैं कुछ ऑटो रिक्शा या बस करके चली जाऊँगी। अब क्या होता है कि बस में चढ़ने के लिए मैं जैसे रेडी होती हूँ तो बस वाला मुझसे कहता है बहन जी आप प्लीज़ रहने दो, क्योंकि पेट फूला हुआ था डिलीवरी की वजह से और काफ़ी टाइम भी क्योंकि पूरा हो रहा था, उसने मुझे नहीं बिठाया। तो फिर मैं किसी तरह करके, तो ऑटो रिक्शा जैसे चलते थे बुलंदशहर तक, उसमें बैठ गई और उसमें मैं अपना चेकअप के लिए चली गई। और वहाँ से जाके मैंने जब ऑटो चेंज की तो पता नहीं मैं जब एक लाल पैथोलॉजी लैब वहाँ पे पढ़ती थी, वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम ऐसे अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे, हम तो प्राइवेट डॉक्टर की रेफरेंस भी करेंगे। और जो मेरा ट्रीटमेंट था वो चल रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मेरी पहले डिलीवरी हुई थी वो बंद था। अब उन्होंने मुझसे कहा तो आप उस हॉस्पिटल से लिखवा के लेके आओ या फिर प्राइवेट डॉक्टर से लेके आओ। तो इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मी कि मैं जिन चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, बहुत मुश्किल मेरे लिए हो रहा था। फिर मैंने ऐसे में क्या किया मैं डॉक्टर के पास गई और वो वही डॉक्टर थे जो जब मेरे पहले बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ था, क्योंकि मैं उनसे एक्स्ट्रा एडवांस में अपनी बुकिंग रखती थी हमेशा, एक्स्ट्रा दे के पैसे, कि ताकि मुझे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए लोग इतनी जल्दी रंग बदल देते हैं कि जब मेरी बुरी हालत थी तो उन डॉक्टर्स ने मुझे सपोर्ट करने से मना कर दिया। मैंने कहा प्लीज़ आप मेरा किसी भी तरह से अल्ट्रासाउंड करा दीजिए, देखिए सरकारी पर्ची तो है मेरे पास में। उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे किसी का अल्ट्रासाउंड नहीं करते, आप यहाँ से जाइए। अब जैसे ही मैं क्लिनिक के बिल्कुल अल्ट्रासाउंड वाली लैब से बिल्कुल बाहर निकलती हूँ, सीढ़ियों पे 2 आदमी आते हैं ज़बरदस्ती कि हाँ, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था। उन्होंने जब मुझसे वहाँ पे एक रिसेप्शन पे मैं बोल रही थी भाई मैं उस गाँव से हूँ, वहाँ से हूँ और इस काम के लिए आई, तो वो लोग सुन रहे थे वहाँ पे बैठे हुए। उन्होंने मुझसे कहा नहीं ये तो हमारे गांव की लड़की है, हमारी बच्ची। मैंने कहा मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। तो उनका शायद मैंने उस टाइम पे गोल्ड के इयरिंग्स अपने कानों में पहने हुए थे और पैरों में पायल जैसे होती है, बस उतना पायल और बिछू उतना था। और अभी मेरा पेट क्योंकि इतना फूला हुआ था तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, मुझे सांस मेरी फूल रही थी। और मैंने बताया मेरे अंदर वीकनेस बहुत आई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे कोविड हो गया था और 10 दिन तो मैं कोरोना सेंटर में रह के भी आई थी, तो मेरी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हुई थी। और क्योंकि डिलीवरी भी मेरी बहुत पास में आ रही थी और थोड़ा चल के मैं थक भी गई थी, बात में मेरी सांस भी फूल जाती थी। अब क्या होता है, मैं वहाँ से जैसे ही बाहर निकलती हूँ, वो एक ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पकड़ लिया कि नहीं ये तो हमारे साथ जाएगी। अब वहाँ सामने मेरे एक रिक्शा भी आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, अचानक से रिक्शे वाला भी आ गया, वो मेरे हाथ पकड़ रहे कि नहीं हमारी बेटी, मैं जबकि उन लोगों को जानती भी नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं तो एहसास हो गया था कि आज मैं फंसने वाली हूँ और ये लोग मेरा कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं भाई, प्रेगनेंसी है, क्योंकि मैं तो लड़ भी नहीं सकती। अगर किसी ने मुझे धक्का भी दे दिया सड़क पे तो मैं भी मर जाऊंगी, मेरे पेट में बच्चा है वो भी मर जाएगा। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी कि मैं अपने आप को सामने ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे बस की तो उतना भी नहीं था कि मैं पैदल ज़्यादा चल सकूं। और सड़कों की हालत उस टाइम पे ये थी कि सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी रहती थी, सड़क पे कोई दिखाई भी नहीं देता था।
मैं कुछ नहीं, बस मैं उस टाइम पे भगवान का मैंने नाम लिया, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने शिव जी भगवान का नाम है कि भगवान मुझे नहीं पता अब मैं किस सिचुएशन में फंस गई, जब इतनी मुसीबतें दी हैं अब आप ही निकालो, बस इतना मेरा कहना था। देन मैं थोड़ा सा वहाँ से मैंने रिक्शे में बैठने से मना कर दिया, रिक्शे वाला मेरे साइड में चलता रहा और वो दोनों मेरे साइड में चलते रहे। तो 5-6 कदम पे जब मैं पहुँची तो वहाँ पे कोई महाविद्यालय था, तो कोई पुलिस वाला सिपाही वहाँ पे आ रहा था, तो अचानक से मैंने उसको हाथ दे के कहा भैया भैया प्लीज़ सुनो। उसने कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, तो मैंने उनको बुलाया। तो जब मैंने क्योंकि उनको भैया बोला तो उनको लगा कि शायद इसको जानता है, मैंने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे इधर इधर देखो। तो उन लोगों को लगा शायद ये पुलिस वाला इसका भाई है, उसको जानता होगा जो इस तरह से इसको बुला रही है। वो लोग वहाँ से चले गए। अब उनके जाने के बाद में जब वो लड़का वहाँ पे था तो मुझे बहुत डर लगा। उस टाइम पे मुझे मन में मेरा बहुत डर बैठ गया था कि भाई आज मैं बचने वाली नहीं हूँ, पता नहीं ये लोग मुझे वापस आगे कहीं ना मिल जाए, आगे कुछ ना हो जाए, मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी। और मेरे फ़ोन की हालत ये थी कि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो मैं अपने घर पे फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को किसी तरह से कांटेक्ट कर लूँ, मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैं वहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पे जाती हूँ, तो मैं उस पुलिस वाले के साथ में, मुझे नहीं पता बेचारा कौन था, तो मैं उस पुलिस वाले से मैंने मदद ली कि भैया प्लीज़ आप मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो और मेरा प्लीज़ इस तरह मेरी हालत ख़राब हो रही है, मुझे प्लीज़ आप मेरा एक अल्ट्रासाउंड करा दो, क्योंकि मेरी डिलीवरी शायद कभी भी कल या आज में शायद हो जाए। मुझे पेन भी बहुत हो रहा था कमर में उस टाइम पे। उसने कहा ठीक है, तो वो मुझे बेचारा वहाँ तक लेके गया और उसने मुझे सुरक्षित छोड़ा। तो वहाँ पे एक लड़की से उसने मेरी मीटिंग कराई कि भाई ये लड़की है, देखो यहाँ पे ये काम करती है और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो ख़राब पड़ी है, आप एक बराबर में वो जो फौजी भत्तों वाला जो एक हॉस्पिटल होता है कि वहाँ पे आप वहाँ चले जाओ, उसके अलावा कोई भी चेकअप इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड नहीं करेगा, बस वही कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो लड़की मुझे वहाँ तक लेके गई, तो उन्होंने मुझसे कहा भाई आप हम ये गवर्नमेंट वाले पर्चे पे नहीं करेंगे, प्राइवेट वाले। तो और मेरे पास में उस टाइम पे कुल 600 रुपये 650 रुपये कुल मेरे पास में पड़े हुए थे, जिसमें कि 600 रुपये 620 रुपये मुझे अल्ट्रासाउंड की फ़ीस देनी पड़ी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से बस मेरा अल्ट्रासाउंड हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब जैसे ही मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे 620 रुपये मैंने वहाँ पे दे दिए और 650 रुपये मेरे पास में पड़े थे, तो 30 रुपये उन्होंने मुझे वापस दिए थे, 650 मैंने दिए थे। अब मैंने 30 रुपये वापस लिए, मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलती हूँ तो मेरी कंडीशन फिर से वैसी हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में इतना डर बैठ गया था कि अब मैं हेल्प के लिए किसको, अगर मुझे अब मेरे पीछे कोई पड़ जाए आदमी ऐसे या कुछ कॉम्प्लिकेशन होने लगे, मैं हेल्प के लिए किसको बुलाऊंगी। मैं थोड़ी दूर निकली थी, सच में वो लोग फिर से आ गए, वो दोनों, एक लंबा सा आदमी था उसके साथ में पतला सा आदमी था, फिर से आ गए। अब मैं सच में डर गई, तो मैंने लेकिन फिर भी हिम्मत करके, तो पता नहीं कहाँ से जब वो मेरी तरफ आ रहे थे एक गाड़ी बीच में आई और मैं गाड़ी को थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ा क्रॉस करके बचने की कोशिश करते हुए, तो वहाँ पे एक बुलंदशहर में चौराहा पड़ता है, कालेआम चौराहा, तो वहाँ तक मैं आ गई। तो मैंने देखा कुछ पुलिस वाले वहाँ पे बैठे थे। अब उन्होंने जब मेरी हालत इस तरह से देखी कि भाई प्रेगनेंसी भी है, पूरा पेट इतना, तो मैंने उनको कहा अंकल जी मैं परेशान हूँ। उन्होंने कहा बेटा क्या बात हो गई, चलो हमें बताओ। तो मैंने उनको सारी बातें बता दी कि अंकल जी मैं ऐसे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने आई थी, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं तब से ही, और मुझे डर लग रहा है, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं आए। और मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि हस्बैंड क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा बेटा आप घबराओ मत, अभी आपके लिए हम रिक्शा कर देते हैं, और आपको इतना डर लग रहा है तो ठीक है, हम आपके साथ में किसी न किसी को यहाँ से भेज देते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे रिक्शे में बिठाया और बेचारे रिक्शे वाले ने मुझे पूरा जो मेरा स्टैंड था बस स्टैंड तक मुझे बिठाया, और बेचारा तब तक वेट करता रहा जब तक कि मुझे दूसरी गाड़ी नहीं मिल गई घर आने के लिए। इस तरह से मैं अपने घर आ गई। और इसके बाद की जो आप हालत सुनोगे उसे सुन के तो आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि यहाँ भगवान होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया, अब मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो जब मेरे पेन स्टार्ट हुए तो मुझे नहीं पता था ये मुझे लेबर पेन हो रहे हैं। तो मैं गई, चेकअप कराया, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आज आप शाम को जाके एडमिट हो जाओ, कल सुबह तक या रात तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी। मैं अपने घर आ जाती हूँ सिचुएशन में, क्योंकि मेरे पास में उस टाइम पे इतने पैसे थे ही नहीं कि मैं अपनी डिलीवरी करा सकूँ। और ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड के पास भी नहीं थे, क्योंकि हमारा जितना भी फंड था, जितना भी पैसा था, जो भी कुछ हमने जोड़ा हुआ था, हमने सारा अपने स्कूल की बिल्डिंग में लगा दिया था। और मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि हमारा घर सिर्फ स्कूल से चलता था और स्कूल हो गए थे बंद और किसी ने फीस नहीं दी थी, तो सारा कुछ हम अपने आप से खर्च कर रहे थे। अब क्या होता है कि जब मैं घर पे आई तो मुझे लगा कि भाई 8-10 हज़ार रुपये में काम चल जाएगा, और इतने तो मेरे ट्यूशन वालों के पास मेरा अमाउंट रहता ही है। अब क्योंकि जो जिनके पास मेरा अमाउंट था वो मेरे घर के पास में ही रहते थे, और उनकी एक उनके घर में एक बहू थी उनकी, तो वो मुझे बहुत हेल्प करती थी काफ़ी। तो मैंने सोचा भाई ये उनके घर में बहुत ऑनेस्ट लेडी थी, लेकिन जिनके पास में अमाउंट फंसा हुआ था वो लोग अक्सर लोगों के पैसे रख लेते थे, देते नहीं थे टाइम पे। उन लोगों के बारे में ये भी बहुत ज़्यादा फेमस था और वो करते भी थे ऐसे। तो मैंने सोचा भाई जब सारे गाँव में लोगों ने इतनी चीटिंग कर दी, बहुत कम लोग फीस दे रहे थे, तो ये भी क्या फीस देंगे मेरी। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो लोग मेरी सिचुएशन को बहुत इन्जॉय कर रहे थे, मुझे ऐसा भी
मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास के लोग बहुत मेरी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे कि देखिए अभी इतनी मुसीबत में है, ये कैसे करती है। तो जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा या आपकी लाइफ में कुछ बुरा पार्ट चल रहा होता है ना, तो आपका कोई कितना भी सगा संबंधी हो, कितना भी अच्छा व्यवहार किसी का आपके साथ में हो, सब अक्सर आपके दुश्मन बन जाते हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपने कुछ भी गलत ना किया हो, लेकिन लोग आपके दुश्मन बनने लगते हैं। ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अब कुछ नहीं, मैंने फिर भी सोचा कि चलो एक ट्रायल तो लूँ मैं। मुझे पता था फीस तो वो नहीं देने वाले मेरी। और मैंने फिर उनसे कहा कि भाई, मैं उनको चाची बोलती थी, चाची जी मेरी प्लीज़ आप मेरा अमाउंट दे दीजिए, और मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि जाके किसी भी तरह से एडमिट हो जाओ और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और मैंने कहा देखो भाई चाची जी, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे फीस दे दो। तो उन्होंने मुझे कहा अपने बेटे का नाम लेके कि अच्छा वो तो अभी यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चला गया, आएगा तो मैं बोल दूंगी। और जबकि मैं उनको कह रही हूँ कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। 2-3 दिन पहले भी मैंने उनको कहा कि प्लीज़ इंतजाम कर लेना फीस का। मैं उनसे कोई उधार नहीं मांग रही थी, बस मैं वही पैसे मांग रही थी जो उन्होंने खुद से कहा था कि भाई जब इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत सारे हो जाएंगे तो हम दे देंगे, है ना। तो मैंने उस तरह से, और उनको कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो किसान फैमिली से थे और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कोविड का देखो किसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इनफैक्ट सरकार ने उनको पैसे भी दिए थे। अब उनकी जो बहू थी वो आई, तो मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी ज़रूरत है। मैं समझ तो इस चीज़ को रही थी कि पैसे नहीं देने वाले, लेकिन मुझे लगा फिर भी कि नहीं चलो भाई, ज़रूरत तो मेरी है अभी, क्योंकि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मैंने फिर उनसे कहा कि भाई प्लीज़ अपनी सास को आप बोल दो, मेरे ऐसे से पैसे दे देंगे, मुझे जाना है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे, उनकी जो इतनी अच्छी बहू थी जिसको मैं बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा समझती थी शुरू से, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ गए तुम, तो मेरे पीछे पड़ गई। मैं सच में बता रही हूँ, इतना ख़राब वक्त था। और वो लेडी थी, जब उसका बुरा वक्त था तो मैं उसको बातों बातों से समझाती थी, और वो हमेशा कहती थी मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आप मुझे बहुत अच्छे से समझाती हो। मतलब मैंने उस लेडी को मेंटली जितना मैं सपोर्ट कर सकती थी मैंने हमेशा अपनी लाइफ में किया था। लेकिन वो होता है जब बुरा वक्त होता है सब बदल जाते हैं और सबका नेचर बदल जाता है। तो बस कुछ सिचुएशन ऐसी मेरे साथ थी, बस ठीक है, मैंने फिर कुछ नहीं ज़्यादा कहा, भगवान का नाम लेके। फिर मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड ने जिन लोगों से हमारा दूध आता था उस टाइम पे, उनसे हेल्प ली। तो वहाँ पे एक लड़का रहता था उनका, और वो बेचारा कुछ ज़्यादा एज का भी नहीं था, 20-21 साल का लड़का। उसने बेचारे ने थोड़े से डिलीवरी के लिए पैसे दे दिए, 2-2.5 हज़ार के लगभग, कि भाई मेरे पास अभी इतने ही हैं। और हमारे पड़ोस में एक चाची रहती थी, बूढ़ी लेडी थी काफ़ी, तो उन्होंने भी मुझे थोड़े से पैसे दे दिए उस टाइम पे, नियर 500-600 रुपये उनके पास में थे। उन्होंने कहा भाई अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता मैं रख लेती, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास में यही है, इनसे कुछ ना तो कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा भाई ठीक है। ऐसे भी मेरी मदद लोगों ने की, मैं बता रही हूँ उस टाइम पे अच्छे लोग भी मिले, और जो जितना कर सकता था उन्होंने कर दिया। उसके अलावा मैं किसी के सामने हाथ उस टाइम पे फैलाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा मोरल इतना टूट चुका था उस टाइम पे कि जब भी जिस पे मेरे पैसे चाहिए वो ही नहीं दे रही, तो भाई उधार तो मुझे कोई क्या देगा, है ना, कोविड टाइम पे। और भाई फिर क्या हुआ, क्योंकि मुझसे लोग मोस्टली आसपास वाले तो बहुत नफरत ही रखते थे, और उनकी नफरत का रीज़न यही था कि भाई ये पढ़ाती है बच्चों को, बदले में फ़ीस भी लेती है। और गांव में एक चीज़ होती है, लोग सोचते हैं शर्म में ही सारे काम हो जाए, फ़ीस तो बिल्कुल ना देनी पड़े। और मैं ये गाँव की कहीं ना कहीं रियलिटी बता रही हूँ। गाँव में बहुत ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि गाँव में इंसान काम करा के जल्दी से पैसे नहीं देता, बहुत हद तक ये नेचर गाँव में लोगों का मिलता है आज के टाइम में। कुछ नहीं हुआ, मैं गई भाई डिलीवरी के लिए, शिकारपुर तक जाती हूँ, वहाँ पे एडमिट कर लिया। मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके गई, क्योंकि मेरे बच्चे बेचारे नहीं रह सकते थे मेरे बिना, और मेरे बच्चों ने कहा मम्मा हम नहीं रहेंगे आपके बिना, चाहे वो हमें कहीं भी ले जाओ, साथ हम परेशान होकर रह लेंगे लेकिन साथ लेके चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं और मेरे हस्बैंड गए, हम एम्बुलेंस से गए, वहाँ पर एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता। मुझे लेबर पेन बहुत भयानक वाले स्टार्ट होने शुरू हो गए। फिर वहाँ से कम हमें 1.5 से 2 घंटे वेट करना पड़ा एम्बुलेंस के लिए। वहाँ पर कुछ शादी वगैरह का चल रहा था, तो ये 26 नवंबर 2020 की बात है। फिर भाई एम्बुलेंस आती है, वो हमें लेके गई बुलंदशहर तक। तो बुलंदशहर में डॉक्टर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपने आने में बहुत लेट कर दिया, रात को यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होते, अब आप मेरठ जाओ। मेरठ के लिए उन्होंने मुझे भेज दिया। अब जैसे मैं मेरठ के लिए निकली तो मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मेरे कपड़े बिल्कुल ख़राब हो गए, और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं चल पाऊँ। बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए स्टेयर्स उतरना भी, साथ में 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड, और हमारी रजाइयाँ वगैरह कुछ सामान जो हम अपने साथ में हमने ले रखा था। बस हम भगवान नाम के सहारे चल रहे थे। और हमारे पास अमाउंट के नाम पे अगर आप सुनेंगे भी तो हंसेंगे, 3,000 रुपये भी पूरे नहीं थे हमारे पास में, और हम डिलीवरी कराने जा रहे थे। अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी नहीं कि डॉक्टर ने मुझे ऐसे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि भाई या तो जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ वहीं चले जाओ, यहाँ तो सरकारी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि यार, क्योंकि मेरे सामने सारी सिचुएशन थी कि हमारी सिचुएशन कितनी ख़राब है, तो मैं अपने हस्बैंड को उस टाइम पे अगर ये बात बताती तो कहीं ना कहीं वो भी टूट जाते। तो फिर मैंने उनको यही बहलाती रही कि नहीं हो जाएंगे सरकारी में हो जाएगा।
अब क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा भयानक था, क्योंकि एक लेडीज़ पेन को समझ सकती है कि बच्चा होने के टाइम पे जो पेन होता है ना, वो बस एक लेडी ही अंडरस्टैंड कर सकती है, उसे दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, बस एक औरत ही समझ सकती है कि वो कैसा दर्द होता है। अब क्योंकि मुझे पहले सी सेक्शन हुआ था तो पेट की परतें 7 परत सिलती है, 7 परतें पेट की सिली हुई थी, तो मुझे पेन और भी भयानक तरीके से हो रहा था, बहुत बुरी हालत मेरी हो गई। तो हम लोग पहुंचते हैं, एम्बुलेंस लेते हैं, तो स्ट्रेचर पे लेटे लेटे मैं वहाँ पे याद कर गायत्री मंत्र का जाप मेरे मन में चल रहा था। मुझे लगा था भगवान के नाम से बेटर कुछ भी नहीं है, परेशान। तो मेरी गायत्री मंत्र की चैंटिंग चल रही थी, बीच बीच में मैं एक सिचुएशन ये आई कि मैं चैंटिंग ही करना भूल गई, और मेरे जो हाथ थे स्ट्रेचर से मैंने ऐसे पकड़े हुए थे, तो यहाँ से मेरे हाथों में छिल गए थे मेरे हाथ, इतना जोर, इतना प्रेशर आ रहा था, दर्द हो रहा था कि मेरे हाथों से ब्लीडिंग होने लगी थी। मैं भूल गई, गायत्री मंत्र भी भूल गई, मैं सब कुछ भूल गई, बस मुझे अपना बचपन याद आ रहा था उस टाइम पे, अपने हस्बैंड और बच्चे याद आ रहे थे, और ये सिचुएशन याद आ रही थी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी फैमिली का शायद क्या होगा। और मुझे उम्मीद मेरी ख़त्म हो गई थी कि अब मैं शायद ज़िंदा नहीं बच पाऊँ, तो मैं ज़िंदा शायद ही बचूँगी, ये हालत मेरी हो जाती है। अब जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, मुझे नहीं पता था कि मैं भगवान से कम नहीं मानती, वो बेचारे आए, जब उन्होंने देखा मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब है, वो बेचारे मुझे पूरे रास्ते बहलाते रहे कि बस 2 मिनट, बस 2 मिनट का रास्ता, और पता नहीं वो सड़क से ना ले जाके कहाँ कहाँ जंगलों में से, रात का 1 बज गया था हॉस्पिटल तक जाने में, बेचारे जंगल में कहाँ कहाँ तक मुझे लेके गए, और जाते मुझे एडमिट कराया। तो जब एडमिट कराने लगे, डॉक्टर ने कहा भाई आप इनको कैसे एडमिट करा सकते हैं, तो बेचारे ने मेरे लिए झूठ भी बोल दिया, उन्होंने कहा भाई ये मेरी सिस्टर है और कोविड टाइम में यहाँ पे मेरठ में आई हुई थी रहने के लिए, तो मैं इसको इसलिए एडमिट करवाने आया। तो उसने बेचारे ने बिना किसी चेकअप के या बिना उसके सीधे मुझे ऑपरेशन थिएटर तक लेके गया, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को लेके आए, एंड ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद में आप बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर्स ने कहा ये अपने आप का पहला कॉम्प्लिकेटेड केस है, जिसमें वो खुद भी कहीं से उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं और बच्चे को बचा सकेंगे। मैं भी सुरक्षित थी, मेरी बेटी सुरक्षित थी, एंड ऑपरेशन थिएटर में 25 लोगों की टीम थी, एंड ऑपरेशन में 20 लोगों की टीम थी। उसके बाद में जहाँ मुझे ऑपरेशन बोल दिया था, कोई चांस नहीं थे नॉर्मल डिलीवरी के, नॉर्मल डिलीवरी हुई, एंड उस डिलीवरी के टाइम पे जितने भी बच्चे थे वो सब स्टूडेंट थे, एंड सभी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ये बात उन्होंने मुझे आके 2 दिन बाद बताई। तो और उसके बाद में मुझे ऐसे ऐसे लोग हॉस्पिटल में मिले, जैसे कि मेरे साथ में कोई लेडी नहीं थी, मेरे हस्बैंड थे, उसके बाद भी पता नहीं कोई लेडी किसी डिलीवरी के लिए आई हुई थी, उसने मेरे कपड़े बदल दिए, किसी ने मेरे बच्चों के कपड़े बदल दिए, किसी ने मेरे बच्चों को खाना खिला दिया, एंड किसी नर्स ने मुझे इतना सपोर्ट कर दिया कि मुझे जो मेरे बच्चों के लिए डायपर से पैड चाहिए थे वो दे दिए, और हमारे सब पेपर्स सब ने अपने आप जा के रेडी करा दिए। मतलब उसके बाद हमें सब लोग इतने अच्छे मिलते चले गए पूरे हॉस्पिटल में, जैसे मतलब उस हॉस्पिटल में 3 दिन हमें यही लगता रहा जैसे हमारा घर हो। ये सब लोगों को हम पता नहीं कितना जानते हैं, तो सब ने हमारी इस तरह से मदद की, और इतना होने के बाद में सच में ये एक अमेजिंग था मेरे लिए, एक्सपीरियंस था कि हाँ भगवान सच में होते हैं, और भगवान ने पल पल पे ऐसे लोगों को भेज के मेरी मदद की कि मेरी बेटी आज 6 साल की हो गई है, सुरक्षित है, स्वस्थ है, बहुत प्यारी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, मेंटल हेल्थ भी उसकी बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड मेरे जो पहली डिलीवरी में मुझे जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, मतलब मेरी अच्छे से, हमारे यहाँ पे जापा बोलते हैं यूपी में, वो पहली डिलीवरी पे नहीं हो पाया था, और ट्विंस प्रेगनेंसी थी पहली मुझे, तो मैं उतने अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाई थी, तो मेरी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ हो गई थी। एंड इस डिलीवरी के बाद मेरी बॉडी का सारा पेन खत्म हो गया, सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं खत्म हो गई थी। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसमें मैं कई बार मौत के दरवाजे से वापस आई हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन सी डिवाइन पावर थी, वो क्या ताकत थी, शायद वो वही ताकत थी जिनको हम भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सुरक्षित रखा, अपनी गोद में उठाए रखा, एंड मुझे मेरे परिवार के साथ में सुरक्षित रखा। और मैं सच में इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को, इसलिए मैं आपसे स्टोरी शेयर करने का मेरा एक ही एम था, भगवान पे विश्वास हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि दुनिया में लोग बदलेंगे, लोग हमेशा बदलते हैं। आपका कोई कितना भी प्यारा हो, कितना भी अच्छा रिलेटिव हो, कितने भी पहचान के अच्छे लोग हो, वो एक दिन ज़रूर बदल जाएंगे, लेकिन भगवान पे विश्वास, भगवान पे चैंटिंग अगर आप करते हैं, भगवान पे आप फेथ रखते हैं, भगवान आपको कभी नहीं छोड़ने वाले। हाँ, सिचुएशन आपके साथ में बहुत बेकार होंगी, बहुत भयानक सिचुएशंस भी हो सकती हैं आपके साथ में, और यकीन मानिए भगवान हमें ये सिचुएशंस हमारे कर्म के अकॉर्डिंग ही देते हैं, और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, इस जन्म में हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, तो यकीन मानिए भगवान उन सब परिस्थितियों से हमें इतने अच्छे से निकालते कि हमारा बाल विवाह का नहीं होने देते। तो भगवान पे हमेशा विश्वास रखिए, भगवान हर कदम में, हर क्षण है, हर पल है, वो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
तो दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ में जो भगवान में विश्वास नहीं रखते या भगवान को नहीं मानते हैं। इसके बाद वो जरूर मानने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू।